हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा E2 क्लासेस पे, जहाँ पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट क्लियर करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। आज के इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और जो केमिकल इक्वेशन हम लोग का अनबैलेंस है उसको बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब हमारे पास जैसे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ओके, तो अब हम उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल के साथ और फॉर्मूले के साथ जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वे को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, सॉरी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन को हम लोगों ने एक वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्म हुआ। तो ये इक्वेशन को हम लोगों ने वर्ड में लिखा है ना, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग फॉर्मूला और सिंबल में लिखे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ हम लोग को मिलेगा कि जिंक जिसको हम लोग Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जब वो दो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का हम लोग का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इस पूरे रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बात क्लियर है। हम लोग इसी तरीका को लिखने का हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो केमिकल इक्वेशन होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन has an equal number of atoms of different element in the reactant and product। मतलब कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, और उसके पास अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो रिएक्टेंट के तरफ भी और प्रोडक्ट के तरफ भी, तब हम लोग उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक जब रिएक्ट कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो हमारा क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। बात क्लियर है। अब अगर हम लोग रिएक्टेंट के तरफ एटम का बात करें और प्रोडक्ट के तरफ एटम का बात करें तो क्या होगा, क्या ये हमारा इक्वल होता है या नहीं होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट की तरफ कि जो जिंक एटम है वो हमारा एक ही है और जो प्रोडक्ट के तरफ हमारा जो जिंक एटम है वो भी हमारा एक है, ठीक है। और जब अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन एटम का तो वो रिएक्टेंट तरफ कितना है, H2 है ना, इसका मतलब कितना है, 2 एटम है। बात क्लियर है। तो हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट के तरफ भी 2 है और प्रोडक्ट के तरफ भी हमारा हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात करें S एटम का, S मतलब सल्फर, ठीक है, तो सल्फर हमारा रिएक्टेंट तरफ कितना है, 1 है और प्रोडक्ट तरफ भी हमारा सल्फर कितना है, 1 है। और वैसे ही अगर हम लोग ऑक्सीजन एटम का बात करें तो ये रिएक्टेंट तरफ ऑक्सीजन 4 है ना, O4 है, मतलब 4 है। और वैसे ही प्रोडक्ट तरफ कितना है, वहाँ भी हमारा 4 है। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट तरफ जितने भी एटम्स है और प्रोडक्ट तरफ जितने भी एटम्स है वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। जिंक अगर रिएक्टेंट तरफ 1 है तो प्रोडक्ट तरफ भी 1 है। वैसे सारे एटम जितने रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही प्रोडक्ट के तरफ है। तो इस तरह का जो हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है, बढ़िया। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे नहीं
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी एटम थे वो रिएक्टेंट तरफ और प्रोडक्ट तरफ दोनों क्या थे, बराबर थे ना, इक्वल थे ना। तो यहाँ पे वो इक्वल नहीं होंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एटम है वो इक्वल नहीं होंगे प्रोडक्ट के तरफ और रिएक्टेंट की तरफ। An unbalanced chemical equation has an unequal number of atom of one or more element in the reactant and product। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो जो मैग्नीशियम मेरा वो जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो मैग्नीशियम के एटम है रिएक्टेंट तरफ वो तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट के तरफ भी एक है। बात क्लियर है। लेकिन जब हम लोग ओ एटम का बात करें, ऑक्सीजन एटम का बात करें, तो यहाँ पे रिएक्टेंट तरफ दो है लेकिन प्रोडक्ट तरफ क्या है, वो हमारा एक ही एटम है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो रिएक्टेंट तरफ और प्रोडक्ट तरफ इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अब हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ओके। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन है जो कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बात क्लियर है, तो अगर हम लोग जब उसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कब करेंगे, जब उसके जो रिएक्टेंट तरफ जितने भी एटम है और प्रोडक्ट तरफ जितने भी एटम है अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो जो हमारा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो एक है और इस तरफ भी मैग्नीशियम के जो एटम है वो एक है। इसका मतलब है रिएक्टेंट तरफ भी मैग्नीशियम एक एटम है और प्रोडक्ट तरफ भी मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन जब ऑक्सीजन का बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रिएक्टेंट तरफ है वो दो एटम है और लेकिन प्रोडक्ट तरफ एक ही एटम है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये दोनों एटम को इक्वल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन का दो एटम है लेकिन यहाँ पे एक एटम है, तो अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, जो भी हम नंबर लगा रहे खुद से, वो हम लोग हमेशा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लगाएंगे, ना कि पीछे लगाएंगे। मतलब हम लोग 2 यहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हमेशा एलिमेंट या कंपाउंड के एकदम फ्रंट में लगता है कोई भी नंबर। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ये 2 मैग्नीशियम पे भी तो है। ऑक्सीजन के साथ ये 2 किस पे है, मैग्नीशियम पे भी तो है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम का एटम 2 हो गया, तो इस तरफ भी अगर हम मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दें तो यहाँ भी क्या दिखा आप लोग को कि यहाँ भी मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट तरफ जो मैग्नीशियम है वो भी 2 है और प्रोडक्ट तरफ जो हमारा मैग्नीशियम है वो भी 2 है। वैसे ही ओ एटम, ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट तरफ भी 2 है और प्रोडक्ट तरफ भी 2 है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2 + O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या बनाया, H2O बनाया, जो कि वाटर का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि जो रिएक्टेंट तरफ हाइड्रोजन है वो तो 2 है और प्रोडक्ट तरफ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट तरफ 2 है लेकिन प्रोडक्ट तरफ 1 है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस कैसे करें, है ना। तो वही तरीका जो अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया, आप लोग को बताया कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन एटम 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो यहाँ पे क्या दिखा कि ऑक्सीजन एटम वहाँ पे 2 हो गया। तो ऑक्सीजन एटम तो दोनों तरफ बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 लगने से अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले तो 2 था, अब 2 और आ गया तो टोटल 4 हो गया। 2 × 2 = 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो अब यहाँ पे 2 ही हमारा हाइड्रोजन एटम है, तो अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो आप लोग को देखिए हाइड्रोजन एटम भी क्या हो गया,
4 हो गया और ऑक्सीजन एटम 2 हो गया। मतलब रिएक्टेंट तरफ जो भी एटम है और जो प्रोडक्ट तरफ जो भी एटम है वो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस किए तो क्या देखा, जो हाइड्रोजन एटम था वो रिएक्टेंट तरफ भी 4 हो गए और प्रोडक्ट तरफ भी 4 हो गए। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया। और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट तरफ भी 2 हो गए और प्रोडक्ट तरफ भी 2 हो गए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम लोग उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सामने 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, 2 हमारे केमिकल इक्वेशन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा अनबैलेंस है या बैलेंस है, चलिए इसको पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो Ca का एटम है, कैल्शियम का एटम है, वो 1 है और यहाँ भी हमारा कैल्शियम का एटम 1 है। मतलब कैल्शियम के जो एटम है वो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट तरफ। तो ऑक्सीजन इधर देखिए, यहाँ पे OH है, होल 2 है, मतलब O पे भी 2 है ना, O पे भी 2 है और H पे भी 2 है, दोनों पे हमारा 2 एटम है। ठीक है, तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है और इस तरफ भी 2 है। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो गए, 4 हो गया। वैसे अगर हम प्रोडक्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट तरफ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है और रिएक्टेंट तरफ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम हम लोग का बैलेंस है और कैल्शियम भी इक्वल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन एटम रिएक्टेंट तरफ 1 ही है और प्रोडक्ट तरफ भी कार्बन एटम 1 ही है। कार्बन एटम भी इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है और इस तरफ भी हाइड्रोजन एटम 2 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन क्या है, हमारा ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। यहाँ पे जितने भी एटम रिएक्टेंट तरफ है उतने ही एटम प्रोडक्ट तरफ भी है। इसका मतलब है कि ये इसमें जितने भी है सारे बैलेंस है। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसे ही अगर हम नीचे वाला को देखें, नीचे वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम हमारा 6 है ना, कहाँ 1 कहाँ 6। तो सबसे पहले अगर हम इसके आगे 6 लगा देते हैं तो क्या कार्बन बैलेंस हो गया, यहाँ भी कार्बन एटम 6, यहाँ भी कार्बन एटम 6। चलिए कार्बन तो बैलेंस हो गया, बढ़िया है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ये ऑक्सीजन पे 2 ऑलरेडी था और 6 और आ गया, तो 6 2 जा 12। हम आप लोग को क्या बताए थे कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 12 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 13 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 12 + 1 13 हो गया, 13 हो गया। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2 है, 8 है। ओ हो, ऑक्सीजन मतलब बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो कहाँ 13 कैसे लाया जाए, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है इस चीज़ में, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ के आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 12 है। तो अगर हमको इस हाइड्रोजन एटम को भी 12 करने पड़ेगा, तो कैसे 12 करेंगे, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम के आगे 6 लिख देते हैं तो आप लोगों को क्या दिखा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम थे वो 2 थे और 6 और आ गए, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो 6 2 जा 12 हो गए। तो इस तरह भी अब हाइड्रोजन एटम 12 है और इस तरह भी हाइड्रोजन एटम 12 है। इसका मतलब है कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 12, 6 2 जा 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6। ये 6 O पे भी है और ये 6 H पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गए, 6 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गए, 12 हो गए। तो 12 + 6 18 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 8 है, कितना है, 8 है। अब हम लोग को इस तरफ 18 करना है, तो कैसे 18 करेंगे बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके आगे 6 लगा दें तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 12 हो गए, है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 थे। तो 12 + 6 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हमारा आएगा।
तो इसका मतलब है रिएक्टेंट तरफ भी हमारा ऑक्सीजन एटम 18 हो गए और प्रोडक्ट तरफ भी हम ऑक्सीजन एटम क्या हो गए 18 हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब रफ कर देते हैं जो भी फालतू फालतू चीज़ है। चलिए क्लियर है, बढ़िया। अब ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, आप इसे घर में ट्राई करिएगा, बैलेंस करने का हो जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि जितना एटम हम लोग को रिएक्टेंट तरफ रखना है उतना ही एटम हम लोग को प्रोडक्ट तरफ भी रखना है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को और करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन और देखना चाहते हैं, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, टेक केयर।